Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमें इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, इट मीन्स के ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ चेन की सूरत में हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं वो कौन सी चीज़ करवा रही होती है, वो होती हैं प्रोटीन्स, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स को और फॉर्म कर रही होती हैं एटीपी को। इलेक्ट्रॉन की फॉर्म ट्रांसपोर्ट होने से एटीपी की प्रोडक्शन जो होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। और जो एक दूसरी एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो बाय डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट या फूड मॉलिक्यूल्स की डायरेक्ट ब्रेकडाउन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 NADH और क्रेब साइकिल में हमारे पास 8 NADH और 2 FADH2 बने थे। ये जो थे ये हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन थी, बाय डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट या बाय डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल से बनी थी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कब होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब जो हमारा NAD+ होता है, NAD+ NADH में कैसे कन्वर्ट होता है उसको हम देख रहे हैं। NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है प्लस 2 हाइड्रोजन एटम। जब NAD+ के साथ एक इलेक्ट्रॉन आके मिलेगा तो इट मीन्स NAD+ का मतलब है इस बात इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच होता है तो ये NAD बन जाता है, और जब एक और इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ अटैच होगा तो ये NAD- बन जाएगा। और इसके साथ जब 2 H+ आके मिलते हैं, एक H+ आके मिलता है, इसका जो माइनस नेगेटिव साइन है इसको ख़त्म करने के लिए, तो ये बन जाता है NAD- NADH और एक H+ वैसे का वैसे मैट्रिक्स में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो जिनका समझना ज़रूरी है। एक है रिडॉक्स पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पोटेंशियल। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी को मेजर करता है कि वो कितने ट्रांसफ़र कर सकता है इलेक्ट्रॉन, या कितना वो लूज़ कर सकता है, कितने एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पोटेंशियल। और दूसरा हमारे पास होता है रिडॉक्स पेयर। रिडॉक्स पेयर वो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स पेयर। अब रिडॉक्स पेयर के अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास NAD और FAD है। 2 एग्जांपल, NAD है हमारे पास, ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में NAD+ स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और रिड्यूस्ड स्टेट NADH की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और FAD भी FAD ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और FADH2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसकी हम बात करें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास 4 कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स 1 होता है NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज। कम्प्लेक्स 2 होता है सक्सीनेट कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज। NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज होता क्या है? NADH+H+ ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन, FMN को FMN ट्रांसफ़र FMNH2 बन जाता है, FMNH2 ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन, FES को FES ट्रांसफ़र करता है कोएंजाइम Q को, कोएंजाइम Q जो होता है कोएंजाइम QH2 बन जाता है। सिमिलरली सक्सीनेट कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका जो फर्स्ट है ना कम्प्लेक्स का नाम NADH, इट मीन्स कि NADH ट्रांसफ़र कर रहे हैं, भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अप टू कोएंजाइम Q तक। अब NADH से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ था कोएंजाइम Q तक, और इसमें दरमियान में जो हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र होने में इलेक्ट्रॉन में, जो प्रोटीन्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनका नेम ये हैं। सक्सीनेट कोएंजाइम Q, ऐसे ही सक्सीनेट से ट्रांसफ़र हुआ था हमारे पास FADH2 में बनेगा, FES को फिर ट्रांसफ़र करेगा और फिर कोएंजाइम Q को कोएंजाइम QH2 बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स 3 जो होता है कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें हमारे पास साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, Fe+2, Fe3+ भी हेल्प कर रहे होते हैं। कोएंजाइम Q से अब साइटोक्रोम C तक हमने भेजना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाना है। कोएंजाइम Q को से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं FES की तरफ, FES से साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम B1 से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C। नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स है वो है कम्प्लेक्स 4 जिसमें है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। जो है साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A के पास जाएंगे, साइटोक्रोम A से A3 के पास। A3 जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को या ऑक्सीजन एटम को, और वहाँ से वाटर हमारे पास प्रोडक्शन होती है। अब ये ड्रामेटिकली मैंने यही चारों कम्प्लेक्स को डायग्राम में शो के समझाने के लिए, ये हमारे पास है कम्प्लेक्स 1, ये है कम्प्लेक्स 2, ये है कोएंजाइम Q, ये है कम्प्लेक्स 3, ये है कम्प्लेक्स 4, और ये है साइटोक्रोम C। कम्प्लेक्स 1 NADH और H+ से जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं,
NADH जो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे। NADH जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, FMN को देता है, FMN से FMNH2, FES को, FES से कोएंजाइम Q की तरफ आते हैं। और सक्सीनेट जो इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ करता है, उससे हमारे पास FAD की तरफ, FAD से FADH2, FADH2 से FES, FES से ये भी कोएंजाइम Q की तरफ आ गए इलेक्ट्रॉन। अब कोएंजाइम Q से आगे वो कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ FES से कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B1 ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम C1 की तरफ, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C की तरफ जाएंगे। अब साइटोक्रोम C से हमारे पास साइटोक्रोम AA3 में जाएगा जो कॉम्प्लेक्स 4 है, और साइटोक्रोम AA3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है टू द ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब वो ऑक्सीजन एटम को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक कंप्लीट H2O मॉलिक्यूल बनता है। अब होता क्या है, जब ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं फ्रॉम द मेम्ब्रेन, अब इस मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनकी ट्रांसफ़र होने से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया की। इस मैट्रिक्स में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। अब जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है मैट्रिक्स के हाइड्रोजन एटम को टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, एक आउटर एक इनर। इनर और आउटर के दरमियान जो स्पेस है उसमें वो फिर उस एनर्जी से हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र होते हैं। उसकी ट्रांसफ़र होने से जब यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट चेंज होता है, कंसनट्रेशन हाइड्रोजन इनकी ज़्यादा होती है। जो NADH होता है ये 4 हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स 1। सक्सीनेट जो होता है कोई हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र नहीं करता, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ मूवमेंट हो रही होती है उस मूवमेंट से एनर्जी जो होती है वो इतना कम प्रोड्यूस होती है कि वो नॉट कैपेबल टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉन्स को। कम्प्लेक्स 3 भी 4 हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफ़र करता है और कम्प्लेक्स 4 भी 2 हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफ़र करता है। अब टोटल हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र हुए हैं। अब हमारे पास NADH जो होता है वो हमारे पास टोटल 2.5 ATP बनाता है, ATP। वो कैसे 2.5, क्योंकि हमारे पास 1 ATP बनती है विद द 1 ATP जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम 1 ATP बनाते हैं। अब जो हमारे पास कम्प्लेक्स 1 से लेकर कम्प्लेक्स 4 तक टोटल 8 हाइड्रोजन एटम जा रहे हैं। तो कम्प्लेक्स 1 जो होता है NADH, ये हमारे पास एक ATP 2.5 से बन रही है। तो हमारे पास टोटल 2.5 ATP बन रही हैं 8 हाइड्रोजन से। और जो हमारे पास सक्सीनेट है ये टोटल हमारे पास एक FADH जो होता है 1.5 ATP बनाता है, क्योंकि एक ATP 4 हाइड्रोजन एटम से बनती है मूवमेंट से, तो टोटल 6 एटम मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन के सक्सीनेट से ऑनवर्ड। सक्सीनेट से ऑनवर्ड जब 6 हाइड्रोजन एटम मूव करेंगे तो सक्सीनेट जो होता है FAD जो होता है वो हमारे पास 1.5 ATP बनाते हैं। अब जो सारे हाइड्रोजन यहाँ इन द मिडल ऑफ स्पेस आ गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, अब वहाँ से 6 हाइड्रोजन एटम सारे F0 सब यूनिट होता है एट द एंड ऑफ मेम्ब्रेन पे, ATP सिंथेज जिसका दूसरा नाम है, वो सारे ATP सिंथेज में आते हैं। ATP सिंथेज से आके वो दोबारा इनसाइड द मैट्रिक्स आते हैं। जब वो उनकी मूवमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स होती है वहाँ पे हमारे पास फिर ATP की प्रोडक्शन होती है। अब F0 सिंथेज F0 सब यूनिट से जब वो अंदर आते हैं, F0 सब यूनिट जो होता है 10C सब यूनिट से बना हुआ होता है, और नीचे इसके साथ F1 सब यूनिट भी लगा हुआ होता है जिसमें एक गैमा हैंडल होता है, 3 अल्फ़ा सब यूनिट, 3 बीटा सब यूनिट, 3 डेल्टा। ये मैंने 2 बीटा दिखाए हुए हैं, 3 बीटा होंगे, 3 अल्फ़ा होंगे, फिर हमारे पास 3 डेल्टा होते हैं। और ये जो होते हैं OLT फॉर्म में रहते हैं। O फॉर्म में रहेगा तो रिलीज़ होगी ATP, L फॉर्म में रहेगा तो ATP प्लस PI बनता है, और T फॉर्म में सिंथेसिस ऑफ ATP होती है। जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अब वो स्पेस से हाइड्रोजन एटम इनसाइड द मैट्रिक्स आते हैं, या जब हाइड्रोजन की इनसाइड द मैट्रिक्स मूवमेंट होती है तो ये गैमा हैंडल रोटेट करता है। गैमा हैंडल की रोटेशन से अल्फ़ा बीटा सब यूनिट रोटेट करते हैं, और उनकी रोटेशन से हमारे पास ATP प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये था कंसेप्ट ATP प्रोडक्शन का बाय द विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज पंप या F0 सब यूनिट, ठीक है। जब वो मैट्रिक्स के से गए हमारे पास बिटवीन द आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से वो वापस जब मैट्रिक्स में आएंगे तो इसी तरीके से हमारे पास फिर वो प्रोड्यूस होती है ATP। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।